बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जुमे को मैंने अपना तुर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि तुर्की का विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कहाँ से आपने अप्लाई करना है और उसकी कितनी फ़ीस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ आतिफ़ मतीन। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको गाइडलाइन दी हुई है। अभी मैंने अपना तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया है, तो मैंने सोचा आपको इसका प्रोसीजर, इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें बताऊं। सबसे पहले ये वीज़ा अप्लाई कहाँ से होना है। पहले इसका एक प्रोसीजर आया था थोड़े दिन के लिए, फिर वो ख़त्म कर दिया। ये लापरवाही गवर्नमेंट की समझें या हमारी बदकिस्मती समझें, ऑनलाइन वीज़ा पहले अप्लाई स्टार्ट किया था तुर्की ने, मगर अभी वो पाकिस्तानियों के लिए वो ख़त्म कर दिया है। तो अभी फिर वही अनातोलिया सेंटर, जो एक बेसिकली एक जैसे फेडेक्स या जैसे VFS ग्लोबल, इस तरह की एक ये सर्विस है। अनातोलिया इसको बोलते हैं। ये कोरियर सर्विसेज आप इसको कह सकते हैं। इसके ऑफिसेज पूरे कंट्री में हैं, हर बड़े शहर में। तो आप अनातोलिया से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉलर की फ्लक्चुएशन के साथ साथ, जैसे डॉलर अप एंड डाउन होता है तो ये फ़ीस भी अप एंड डाउन होती रहती है, मगर ये 50,000 से लेकर 54,000 तक है। अब ये तो फ़ीस भी हो गई और कहाँ से हमने अप्लाई करना है, मगर जो असल चीज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, और दूसरा आपने जो इंटरव्यू फॉर्म आपको वहाँ पे दिया जाता है उसको कैसे फ़िलअप करना है। इंटरव्यू फॉर्म जो है वो मुझे तो खैर इतना मुश्किल नहीं लगा, मगर मुझे लगता है कि वो आप लोगों तक वो ज़रूर पहुँचना चाहिए कि आप उसको देख लें और अपना इंटरव्यू फॉर्म अच्छे से फ़िलअप करें, क्योंकि 50,000 से ऊपर फ़ीस है। इतनी ज़्यादा फ़ीस आप जब पे कर रहे हैं तो आपको वीज़ा भी ग्रांट होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप कोशिश करें 3 से 6 महीने की, जिसमें आपका टर्नओवर सही बनता हो, वो लगाएं। अब ये जो लास्ट 3 मंथ्स हैं आपके, इनमें अगर आपकी सिर्फ पैसे पड़े हुए हैं, उनका टर्नओवर नहीं हुआ, तो उसको आप नहीं लगाएं। साथ आप ऐसा करें, पिछले जो 6 महीने हैं उनमें टर्नओवर अगर आपका अच्छा है तो वो 6 महीने की ही साथ लगा दें। वैसे रिक्वायरमेंट्स में जो है वो 3 महीने उन्होंने लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट्स का पेज जो है, ये आप एक वेबसाइट है अनातोलिया सर्विस सेंटर की, वहाँ पे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाला वो पेज है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे मेरी डिस्क्रिप्शन से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें लगानी है। वैसे मैं भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं। टैक्स रिटर्न्स के हवाले से ये नई बात मुझे पता चली है कल फ्राइडे को, जुमे के दिन, कि अगर आपका NTN फ्रेश बना हुआ है, जैसे आज आपने वीज़ा अप्लाई करना है और कल आपने बनवा लिया था, ऐसा NTN एक्सेप्टेबल नहीं है तुर्की के वीज़ा के लिए। कम से कम 6 महीने पुराना NTN हो, और टैक्स रिटर्न आपकी लेटेस्ट भी हो सकती है। जैसे 1 जुलाई को नए माली साल की टैक्स रिटर्न स्टार्ट हुई है, तो आप टैक्स रिटर्न ये भी लगा सकते हैं और पिछली भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिज़नेस जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाजमी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा SCCP जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ से भी रजिस्टर्ड हो सकता है आपका, या पंजाब में जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के पोर्टल हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनसे भी आपका रजिस्टर हो सकता है, मगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वायरमेंट में उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो अगर आप देख लेते हैं तो आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपकी FRC फॉर्म आ जाता है, वो आपने लेटेस्ट लगाना है। FRC फॉर्म 1 साल पुराना एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लेटेस्ट मांगते हैं। मतलब वो 2-3 महीने तो पुराना हो सकता है, मगर 1 साल पुराना वो नहीं लेंगे। फिर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो, अगर आपने अपने आप को बिजनेसमैन शो किया हुआ है, तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके बिज़नेस को प्रूव कर रहे हो। जैसे कि मैं वकील हूँ, मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मुझे उसमें साथ में ये रिक्वायर किया कि आपने अपना हाई कोर्ट बार का लाइसेंस लगाना है, फिर पंजाब बार का लाइसेंस लगाना है साथ, और जो मेरी पेरेंट बार है वो उसकी भी मेंबरशिप सर्टिफिकेट मैंने साथ लगाया। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स में था और मैंने वो फुलफ़िल की वो सारी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन है, आपके टूर प्लान जितना है उसके अकॉर्डिंग, जिस दिन आपने यहाँ से फ़्लाई करना है और जिस दिन की आपकी वहाँ से अराइवल है वापस, तो वो वाली रिज़र्वेशन आप कहीं किसी ट्रैवल एजेंसी से वो ले सकते हैं, ख़ुद से भी कर सकते हैं। ख़ुद का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है, आप वहीं से ले लें किसी ट्रैवल एजेंसी से। उसके बाद आपका कवर लेटर है। कवर लेटर जो है ये एक दूसरी एम्बेसी से हट के थोड़ा सा है,
उसमें यह है कि आइटनरी प्लान जो होता है आपका, स्टे वहाँ पे कितने दिन है, किस किस सिटीज़ में आपने घूमना है, वो ये अलग से नहीं लेते। जो आपने अपने लेटर पैड के ऊपर कवर लेटर देना है, उसी में अनातोलिया वालों ने मुझे कहा कि इसी में आपने अपनी जिन जिन सिटीज़ को आपने विज़िट करना है वो इसमें मेंशन करें, जो प्लेसेस आपने विज़िट करनी है वो लिखें इसमें, और जितना आपका स्टे है, जितनी ड्यूरेशन का वीज़ा चाहिए, जितने दिनों का, तो वो आपने उसी कवर लेटर में लिखना है। इसी में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करना है कि मैं पर्सनल या बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट वो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ और उसी में मेरे फ़ंड्स इतने पड़े हुए हैं। अप्रॉक्सीमेट फ़ंड्स भी लिखने हैं आपने उसमें कि मैं इतने एक्सपेंडिचर्स वहाँ पे, इतना ख़र्चा मैं वहाँ पे करूँगा और इतने फ़ंड्स मेरे उसमें मौजूद हैं। फिर अपने बारे में भी लिखना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बिज़नेस क्या है। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो आपने साथ में एनओसी लगाना है, उसको डिस्कस भी करना है कवर लेटर में। ये दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं है, मगर अनातोलिया वाले जो हैं और जापान एम्बेसी वाले वहीं पे इसको हाईलाइट करके फिर उसको जो कौंसलेट जनरल है उसमें भिजवाते हैं। दूसरा, अगर आपने जो अपना कवर लेटर लगाना है, इसमें कौंसलेट जनरल ऑफ तुर्की और लाहौर को एड्रेस करना है। ये नहीं करना है कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कौंसलेट जनरल ऑफ तुर्की पाकिस्तान, ये एड्रेस नहीं। लाहौर को अगर पंजाब से कर रहे हैं तो लाहौर, या जो इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद, जहाँ पे उनकी वो बैठी है, जो उनकी कौंसलेट जहाँ पे है वहाँ उसको एड्रेस करना है। और कवर लेटर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। एट दी एंड जो है वो फॉर्म आ जाता है, इंटरव्यू फॉर्म, जो वहाँ पे दिया जाता है। इंटरव्यू फॉर्म में 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपने इंग्लिश के सेंटेंस में उनको आंसर करना होता है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है। इंटरव्यू फॉर्म जो है उसमें मैंने परेशानी लोगों में ये देखी कि जो इंग्लिश नहीं जानते थे उनके लिए मुश्किल था वो फॉर्म फिलअप करना। फिर वो वहीं से जो लोग कर रहे थे उन्हीं से भी मदद मांग रहे थे। कुछ लोग जो हैं वो अपने ट्रैवल एजेंट्स को कॉल कर रहे थे या किसी अपने दोस्तों को कॉल कर रहे थे, पिक्चर्स भिजवा रहे थे कि इसको देखो, इसको पढ़ के हमें बताओ कि हमने वहाँ पे क्या लिखना है। तो वो उनके सामने ही बैठ के उसको फ़िलअप करना होता है। तो इंटरव्यू फॉर्म ये वाला है, इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। ये फॉर्म है जो अनातोलिया सेंटर के ऊपर आपको दिया जाता है। इसमें आपने क्वेश्चंस जो हैं वो उनको आंसर करना होता है। जैसे ये देखें, ये इंटरव्यू फॉर्म है। यहाँ पे आपने अपने नाम लिखना है अपना कंप्लीट, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने CNIC नंबर देना है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इनको अपने सेंटेंस में कंप्लीट लिखना है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश है तो आपने यहाँ पे लिखना है येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसी तरह आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे स्टडी आपकी कितनी है, 4th नंबर पे मैरिड हैं, 5th पे चिल्ड्रन कितने हैं आपके, और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ। फिर उसके बाद आपने ये अपना पर्पस स्पेसिफाई करना है 7 नंबर के ऊपर। फिर तुर्की के बारे में क्या जानते हैं। फिर उसके बाद क्या आपने पहले तुर्की विज़िट किया है। 10 नंबर पे है कि अगर तुर्की में आपका प्लान क्या है, सिटी का नाम लिखना है जिसमें आपने विज़िट करना है, जिसको होटल्स का नाम और ड्यूरेशन का, कितने दिन का स्टे है आपका, तो प्लेसेस कौन सी आपने विज़िट करनी है। फिर 11 नंबर के ऊपर कि क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड तुर्की में ऑलरेडी रह रहा है, तो फिर आपने बता देना है अपने केस के हिसाब के, अगर आपके पास कोई आपका उधर कोई फैमिली फ्रेंड है कोई। फिर उसमें ये फैमिली मेम्बर्स के बारे में, क्या उन्होंने कोई सिटीज़नशिप ली हुई है उधर, ये बताना है 12 नंबर के ऊपर आपने। और यहाँ फिर 13 नंबर पे आ जाएगा कि आपने टू स्टे जस्ट इन तुर्की और डू यू इंटेंडेड टू विज़िट अनदर कंट्री, के किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं या सिर्फ वहीं पे रहना है। मैंने साउथ अफ्रीका आगे से जाना है तो फिर मैंने साउथ अफ्रीका का लिख दिया। आप भी अपने हिसाब से अगर विज़िट वापस आना है तो फिर वापसी का लिख दें आप। और यहाँ पे क्या आपने तुर्की पहले विज़िट किया हुआ है कि नहीं, और क्या आपको कोई वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर आपने विज़िट ही नहीं किया तो फिर आपने लिख देना है कि नो आई हैव नॉट विजिटेड तुर्की बिफोर। फिर उसके बाद ये प्रीवियस कोई वीज़ा अगर आपने तुर्की का लिया था और आप उसके ऊपर ट्रैवल नहीं किया था तो उसकी रीज़न यहाँ पे 15 नंबर पे मेंशन करनी है। 16 नंबर के ऊपर है आपका किसी और कंट्री ने क्या आपको
क्या तुर्की का वीज़ा आपका कोई रिफ्यूज़ हुआ है पहले, तो आपने बता देना है कि येस और नो। अगर हुआ है तो फिर येस कर दें, नहीं तो नो कर दें। फिर उसके बाद आपने यूरोप शेंजन कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है तो उसका बता देना है। अगर आप गए हैं तो फिर बताएं, नहीं तो फिर नो कर दें। और यहाँ पे 18 नंबर पर उन्होंने पूछा है कि जो जो कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हैं जनरल में वो बता दें। जिन जिन कंट्रीज़ का आपका इंटरनेशनल कोई टूर हुआ है तो वो आपने यहाँ पे कर देनी है। तो यहाँ पे हु विल बेयर द के कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, तो आपने अपना लिख देना है कि आई माई सेल्फ विल बेयर माई ऑल द एक्सपेंसेस विच विल अकर ड्यूरिंग माई ट्रेवल टू तुर्की। और कोई एक्स्ट्रा कमेंट यहाँ पे आपने प्लीज़ ग्रांट मी वीज़ा फॉर 5 डेज़ और 10 डेज़, जितना भी आपने करना है ये आपने कंप्लीट फिलअप करना है। यहाँ पे सिटी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, डेट और एप्लीकेंट के सिग्नेचर यहाँ पे आते हैं, ये आपने वहाँ पे फिलअप करना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ वीडियो की, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एट द एंड आपने 50,000 से ऊपर फ़ीस जितनी बनती है, मेरी बनी थी 51,200 रुपया। अब जैसे ही डॉलर का रेट अप होगा तो वो 53-54 हज़ार तक भी मैंने जाती हुई सुनी है। तो इतनी फ़ीस ज़्यादा है, इसलिए आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल जैसे मैंने अभी डिस्कस की है इस तरह प्रिपेयर करें और इसको सबमिट करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें। अपना इंटरव्यू फॉर्म जो है उसको अच्छी तरह फिलअप करें, ताकि एक तो आपका 50,000 प्लस जो है वो सिक्योर हो और आपको वीज़ा मिले। अगर लॉस होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपके पैसों का भी बड़ा लॉस है। और फिर रिफ्यूज़ल जो है वो तो वैसे ही दिल तोड़ देती है किसी कंट्री की। और उसके बाद आपको वो टाइम दे देंगे, 6-7 दिन का अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है। मेरा भी वीज़ा प्रोसेस में है, दुआ कीजिएगा मेरा भी वीज़ा इशू हो जाए और आप लोगों को भी इतना टाइम मिलेगा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने वो स्लिप लेके जानी है और आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगा है कि इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, इसको शेयर करें ताकि कोई दोस्त जो है वो बग़ैर किसी ट्रैवल एजेंट से अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करवाने के बजाय ख़ुद ही वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन अच्छे से, सेल्फ़ डन इज़ वेल डन। मेरा ये मानना है कि ख़ुद से करो तो जो कोई सरदर्द आप अपने लिए ले सकते हो, अपनी फ़ाइल के लिए कोई भी नहीं लेता। चाहे जितने मर्ज़ी कोई हाईलाइटेड कंसल्टेंट्स हों जिनके बड़े वो वीज़े लग रहे हैं, ये वो कोई भी इतनी सरदर्द नहीं लेता जो आप अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हो।